नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। ऐतिहासिक शहर संभल, जिसे कभी गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता था, ये उसका प्रतीक माना जाता था। लेकिन बीते कुछ दशकों में इस शहर में सांप्रदायिक तनाव ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। संभल में हुए दंगे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट सामने ला दी है। करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा दिया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि कैसे इस शहर में हिंदू आबादी 45% से घटकर मात्र 15 से 20% रह गई है। और इधर नूह में लगातार बढ़ते लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले में क्यों चिंता का ये सबब बनते जा रहे हैं, आप भी इस पर अपनी राय दीजिएगा। लेकिन ये जो मामले हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ते हैं, तो वहीं जब संभल हिंसा पर ये रिपोर्ट पेश की गई तो इसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। यहां तक कि इतने बड़े खुलासे हुए कि कई अंतर्राष्ट्रीय यानी कई ऐसे देश हैं जहां से हथियार मंगाए गए थे इस हिंसा में इस्तेमाल करने के लिए। मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी गई और जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जर्मनी, पाकिस्तान जैसे ऐसे देश हैं जिसमें जहां पर निर्मित हथियारों का इस्तेमाल इस हिंसा में, इस दंगे में किया गया था। इसी पूरे मामले पर आप भी अपनी राय दीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जिस शहर में कभी हिंदू आबादी 45% थी, आज उस शहर की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। जिसे कभी गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता था, वहाँ आए दिन हो रहे दंगे, सांप्रदायिक हिंसा ने हिंदुओं का या तो धर्म परिवर्तन कर या फिर वो पलायन को मजबूर हो गए। आजाद भारत में अब उस शहर में हिंदू आबादी 45 से घटकर मात्र 15 से 20% रह गई। जी हाँ, ये शहर कोई और नहीं, देश के सबसे सूबे का जिला संभल है। आखिर ये बात हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल संभल में हुए दंगे की रिपोर्ट जांच कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, जो करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि दंगों का असर स्थानीय जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। कभी संभल में 45% आबादी हिंदू थी, लेकिन लगातार होने वाली हिंसा और असुरक्षा की वजह से हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 15 से 20% रह गई है। पिछले साल हुए दंगों पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगे में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। इसके लिए दंगाइयों को बाहर से बुलाया गया था। हालांकि हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी वजह से बड़ी घटना टली। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि संभल अब अलकायदा आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अब इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को भी जान लीजिए। संभल दंगों की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई रिपोर्ट 450 पेज की है। संभल दंगे की रिपोर्ट में 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा। संभल में 15% हिंदू, रिपोर्ट में खुलासा। आजादी के वक्त 45% हिंदू आबादी, दंगों की वजह से बदली डेमोग्राफी। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अब तक संभल में कब कब दंगे हुए और कितने दिनों तक शहर में लगा कर्फ्यू। संभल में कब कब लगा कर्फ्यू? 2019 में 4 दिन, 1992 में 8 दिन, 1978 में 30 दिन, 1948 में 20 दिन। आपको बता दें कि बीते साल 22 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने एक भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं, जिसके बाद संभल में हिंसा भड़क गई थी। रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुए हैं, जैसे समय के साथ साथ संभल कैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बनता गया और यहाँ पर हथियार, नारकोटिक्स गैंग सक्रिय होता गया। वहीं हरियाणा के नूह में भी लगातार लव जिहाद और धन परिवर्तन जैसे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। नूह के नगीना खंड के गांव मरोड़ा में बीते दिनों एक हिंदू परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया था, जिसके विरोध में नूह के बाबा गरीबनाथ मंदिर में हिंदू समाज के लोगों ने एक बैठक की, धर्म परिवर्तन कराए जाने का विरोध किया। इसको अनुसूचित जाति के जिला नूह के एक पंचायत रखेंगे, एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में निर्णय लेंगे कि यदि ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो आगे महापंचायत करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो हर प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, महापंचायत की जाएगी। हिंदू महापंचायत भी हो सकती है, क्योंकि ये चीजें आपस में खाई पैदा कर रही है। तो इसमें हमें 31 अगस्त को ही निर्णय लेंगे, सभी समाज के मौजूदान बैठ करके।
देखो, जो ये हमारे मेवात में ये धर्मांतरण का मामला अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, इसमें पूरे परिवार के 5 सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उनका धर्म परिवर्तन होने के बाद भी हमारा समाज बैठ के कर रहा है, मुस्लिम समुदायों से मिल रहा है, उनके बड़े बड़े जो उलेमा हैं और उनके मौजूद मेवात के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई है। तो उन्होंने अभी जैसे हमारे डागर साहब ने कहा है कि भाई 31 तक का हमें समय दिया गया है कि 31 अगस्त तक उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त तक हम कहते हैं कि ये भाई घर वापसी उनकी हो जाए। तो अगर उनका नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति फिर आगे देखेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों नूह के नगीना गांव में एक हिंदू परिवार के 5 सदस्यों को मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन कराया है। ये परिवार बीते कई दिनों से लापता था। जब इस बारे में पीड़ित के भाई सतबीर को पता चला तो उन्होंने नगीना थाना में शिकायत दर्ज करवाई। सेतराम उसका नाम है जी। सगे से 5 परिवार 5 वह हैं बंदे, तो जी उनको धमका डरा के किया गया है जी। और जी मेरे भाई को मेरे पास वापसी लाया जाए, गांव में लाने की उसकी वो करें। सवाल है कि आखिर ऐसे लोगों के मंसूबे कैसे कामयाब हो जा रहे हैं। आखिर देश के ज्यादातर राज्यों और जिलों की डेमोग्राफी बदलने के पीछे कौन है? कैसे अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? और कब इस धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे कुकृत्यों पर लगेगा विराम? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं और क्यों हिंदुओं की आबादी कुछ जगहों पर घटती जा रही है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आप भी अपनी राय दीजिएगा। लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद से सतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से देवांश पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही नूह से अनिल मोहनिया जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सतीश, आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि संभल हिंसा को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है आज मुख्यमंत्री को। तो 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या ऐसे बड़े खुलासे हैं जो हुए हैं? बताना चाहूंगा, संभल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो हरियर मंदिर है जिस पर कुछ साक्ष्य निकले हैं, जिसको लेकर ये पता चला है कि जो संभल के इतिहास को उजागर करता है। वहीं आपको बता दें संभल में जी अपनी बात रखें। चलिए ठीक है सतीश, लौटूंगी आपके पास। देवांश आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि 450 पन्नों की पूरी विस्तृत रिपोर्ट है और कहा यह जा रहा है कि कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। तो कौन से वो बड़े खुलासे हैं? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी उसके बाद यहां पर योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था और न्यायिक आयोग ने जो 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए। जिसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि ना सिर्फ संभल का जो दंगा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जिस तरीके से ये पहला दंगा नहीं था। देखिए पहले मैं बताना चाहूंगा, ये पहला दंगा नहीं था। ऐसे 1978 के बाद 15 दंगे हो चुके हैं और 15 दंगों के बाद जो हिंदुओं की आबादी है वो लगातार घटती चली जा रही है। इसका साफ तौर पे जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। पहले यहां पे अगर हम बात कर ले संभल की, तो हिंदुओं की जो आबादी थी वो 45% के आसपास बताई जाती थी और अभी की हम बात कर ले तो अभी जो हिंदुओं की वहां पर आबादी बची है वो मात्र 15% के आसपास बची। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि जो संभल जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वहां पर लगातार हिंदुओं को जो पलायन करने की जो खबरें सामने आ रही है, जो लगातार वहां से हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, जबरन धर्मांतरण के भी जो आरोप है वो इस रिपोर्ट पर लगाए गए हैं। कई तरीके की जो खुलासे हैं वो इस रिपोर्ट पर साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो हिंदुओं की आबादी है वो अब घट करके 15% हो गई है, जो कि पहले 45% थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खुलासा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सपा सांसद बर की बात करें या महमूद इकबाल के जो अगर यहाँ पे हम बेटे सुहेल इकबाल की बात कर ले, विधायक जो है वहां के, उनकी अगर हम यहाँ पे सुहेल इकबाल की यहाँ पे बात कर लें तो उनका भी साफ तौर पे इन पे इस रिपोर्ट पर नाम रखा गया है कि इन्हीं लोगों की जो साजिश थी जामा मस्जिद के इम्तियाज की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो इन लोगों की जो नाम है वो सामने निकल करके आ रहे हैं कि जो संभल हिंसा पे इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो एक दंगा भड़काने का प्रयास किया था। 4 लोगों की इस दंगे में मौत हुई थी और 84 गिरफ्तारियां यहाँ पे प्रशासन ने करी। तो अब कई मुद्दों पर ये जो रिपोर्ट है वो अहम हो जाती है। ना सिर्फ देखिए दंगे पे यहाँ पे कई लोगों का नाम सामने निकल करके, कई बड़े चेहरों का नाम सामने निकल करके आ रहा है, बल्कि उसी के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पे जो आरोप लगाए गए हैं और जिस तरीके से हिंदू पलायन करने पे मजबूर हो गया, तो कई तरीके के सवाल अभी खड़े कर रहा है। जी
बिल्कुल, जाहिर तौर पर सवाल कई बड़े खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर जब से रिपोर्ट आई है, क्योंकि बड़ी चिंता की बात यह है। सचिन, आपके पास आना चाहूंगी। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता है कि गंगा जमुनी तहजीब जिस शहर को कहा जाता है, आज वहीं की आबादी इतनी घट रही है, मतलब 45 से सीधे 15-20% पर आ जाना वाकई चिंताजनक है। चलिए ठीक है, सचिन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि नूह में आपकी मौजूदगी है और नूह से भी कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही। और ये अकेला मामला नहीं है, अक्सर ऐसे मामले सुनाई दिए जाते हैं। कहीं लड़की को का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है, कोई तो कहीं परिवार को कन्वर्ट किया जाता है। नूह की हम बात करें तो नूह का पिछले 3-4 सालों से इस तरीके के माहौल देखने को मिल रहे हैं। धर्म परिवर्तन की बात करें, जो अन्य जो बातें हैं उन्हीं की बात करें, तो उन्हीं बातों को देखते हुए यहाँ के जो धर्म परिवर्तन जो ये हुआ है, इसको लेकर भी लोग यहाँ के काफी नाराज हैं। क्योंकि कल ही जो कोली समाज के लोग हैं उन्होंने एक मीटिंग बैठक की है। बैठक में ये कहा गया है कि उनकी तरफ से कि 31 तारीख तक का समय दिया गया है। 31 तारीख तक यदि आपसी भाईचारे के साथ उस परिवार की घर वापसी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो एक बड़ी पंचायत के रूप में एक बैठक की जाएगी और उस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने जो कोली समाज के लोगों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनके परिवार उनके जो एक परिवार जो धर्म परिवर्तन कराया गया है उस परिवार को वापसी हो जाती है तो मेवात का जो आपसी भाईचारा है वो खराब नहीं होगा। यदि वो परिवार वापसी नहीं आता है तो जिस तरीके से कई ऐसे मामले सामने भी आए हैं जिसकी वजह से यहाँ का आपसी भाईचारा भी खराब हुआ है, तो उसी को देखते हुए अब देखना यह है कि 31 तारीख तक क्या दोनों समुदाय के लोग आपस में बैठ के इस पूरे मामले को सुलझा लेते हैं आपसी सहमति से, या फिर इसी तरीके से चलता रहा तो लोग यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी इस बात को देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर चिंता की भी ये बात है काफी। अनिल, एक बार फिर से सचिन आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही थी। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है सचिन, देखिए सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा शहर जिसे गंगा जमुनी तहजीब के तौर पर जाना जाता था, एक मिसाल वो पेश करता था, आजादी के बाद से ऐसे लगातार आबादी घटना और मात्र 15% पर आ जाना, तो ये कहा जा सकता है क्योंकि साल दर साल दंगे भी होते आए हैं, एक प्रायोजित ये पूरा हो सकता है कि पूरी तरीके से प्लानिंग की जा रही है दंगों की। सतीश, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देखिए सवाल मेरा यही है, सवाल जवाब दीजिए अगर आपने सवाल सुना हो तो। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, संभल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हरिहर मंदिर पर कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसको लेकर इतिहास जो कि संभल को उजागर करता है, उसी को रिपोर्ट को लेकर ये कहा गया है कि पहले जो वर्तमान में जो संख्या थी वो 45% थी, जो कि घटकर अब 15% हो गई। उसी को लेकर हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो हमें बताएंगे कि संभल में जो ये घटना हुई है या जो भी चीज है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम तरुण शर्मा है। देखिए संभल अब से नहीं, हमारी याददाश्त से अब हमारी उम्र इतनी हो रही है, हमेशा विवादित क्षेत्र है। वहां पर तत्कालीन विधायक जो वर्तमान में सांसद भी हैं और उनके पुत्र हैं जो इससे पहले रहे, इन लोगों ने हमेशा धार्मिक राजनीति को इशू बनाया, धार्मिक आधार पर ही वो हमेशा जीतते आए। वोटों को बांटा, हिंदू मुस्लिम उन्होंने कराया। जीतने के बाद हिंदू परिवारों को, हिंदू मोहल्लों को उन्होंने जो है काफी नुकसान पहुंचाया। आज यही रिपोर्ट आपके सबके सामने है। ये रिपोर्ट किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है। आप देख लीजिए, ये सच्चाई है। वहां पर हिंदू के मोहल्ले खाली हो गए। पिछले दिनों एक मंदिर था, मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया या कोई धार्मिक स्थल बनाने का प्रयास किया गया। ये सच्चाई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक तरीके की सीबीआई जांच भी वहां बिठाई जाए कि किस किसने क्या क्या किया, तो पता लगे। इसकी जब परतें खुलेंगी तो ये जड़ें बहुत ही गहरी पाई जाएंगी। संभल एक जो हम हिंदुओं का एक ऐतिहासिक स्थल हुआ करता था, आज की डेट में वहां पर हिंदुओं के नाम पर 15 से 14 या 15 हिंदू रह गया है, बाकी सब एक जाति विशेष ने कब्जा कर। वही जो सपा और कांग्रेस है इस दावे को गलत बता रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो ये तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं कि जब तक ये तो अपने नाम भी रखते हैं पीडीए और ये सब चीजें, ये क्या है? सिंपल सा है, क्योंकि जातियों को, हिंदू धर्म को जातियों में बांटने का कार्य
ये लोग कर रहे हैं, धार्मिक द्वेष फैलाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? कहता हूँ ना, मैं तो मांग करता हूँ सीबीआई जांच इसमें हो जानी चाहिए। हमारे जो कल परसों 3-4 दिन पहले आतंकी संगठनों का नाम भी आ रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आप देखिएगा इनके तार दुबई के माध्यम से, अरबिक क्षेत्रों के माध्यम से, फिलिस्तीन से तक से जुड़े मिल जाएंगे आपको। इन लोगों के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस्लामिक कट्टरपंथी वाले जो मूवमेंट चलाते हैं और ये सब जो चलाते हैं, उनसे संबंध कहीं ना कहीं 100% निकलेगा। तभी तो मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ इसमें। बिल्कुल, ये तो तरुण शर्मा जो बीजेपी के सलाहकार भी हैं, और आपको बता दें कि जैसे ही 450 पन्नों की जो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि जितने भी आतंकवादी तार हैं वो कई संगठनों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है अनिल, मैं माफ कीजिएगा सतीश लौटूंगी आपके पास। देवांश पे क्योंकि लगातार बने हुए हैं। देखिए देवांश, जो बात इन्होंने कही, एक बड़ी बात इस रिपोर्ट में यह भी निकलकर सामने आई कि जर्मनी और पाकिस्तान खासकर यहाँ के हथियार तक, यहाँ से बने हुए जो हथियार थे वो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे इन दंगों में। तो ये भी वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से ये जो न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी, इसमें कई बड़े बड़े खुलासे, जिसमें से एक खुलासा जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उसमें जो हथियार थे वो कहीं ना कहीं जर्मनी और पाकिस्तान से भी आए हैं, ऐसे भी दावे उस रिपोर्ट में किए गए। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो संभल की कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू पलायन पे मजबूर हो रहे हैं, एक धर्म को टारगेट करके यहाँ पे लगातार वार किया जा रहा है। इस हिंसा में जिस तरीके से यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद प्रशासन ने इस पे 84 गिरफ्तारियां भी करी थी। इस रिपोर्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में सिर्फ 24 नवंबर के दंगे का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि संभल में लगातार कितनी बार दंगे हुए हैं उसका भी जिक्र किया गया। तो 15 बार ऐसे जो दंगे हैं वो संभल में हो चुके हैं। तो आखिर ये कौन से चेहरे हैं या ये कौन से वो लोग हैं जो आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में लगे? कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी आपने बताया कि गंगा जमुनी संस्कृति का कहीं ना कहीं बहुत सुनहरा उदाहरण संभल पेश करता है, और उस शहर में यहाँ पर लगातार हिंदुओं को टारगेट करना, धर्मांतरण पर लगातार दबाव बनाना, लोगों को मारपीट। देखिए अगर हम वहां के लोगों के बयान की बात कर लें, चूंकि जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है उसमें लोगों के बयान दर्ज करे गए, तो उस बयानों पर साफ तौर पर यह लिखा गया है कि मारपीट के डर से, जान से मारने के डर से लोग जो वहां पर मौजूद हैं, जो संभल में रहते हैं, जो हिंदू वहां पर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण पर अब मजबूर हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, और जो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े जो अब सवाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हम समाजवादी सांसद वर्ग की बात कर ले, तो उनके जो बयान है कहीं ना कहीं उनका भी साफ तौर पे नाम यहाँ पर सामने इस रिपोर्ट पर पेश किया गया है। जो विधायक वहां पे महमूद इकबाल है, उनके बेटे सुहेल इकबाल का नाम इस रिपोर्ट पर साफ तौर पर लिखा गया है। जामा मस्जिद के जो इम्तियाज है उनका भी नाम, जो कमेटी है उसका भी नाम साफ तौर पर इस रिपोर्ट पर लिखा गया है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकती हैं कि जो हथियार अगर भारत के बाहर से सिर्फ एक दंगा करवाने के लिए, देखिए इस पे फोकस करना होगा कि दंगा वहां हुआ नहीं, करवाया गया था, लोगों को वहां मारा गया था, 4 मासूमों की इस दंगे में जान चली गई थी, कई पुलिस वाले, प्रशासन भी इसमें बुरी तरीके से घायल हुआ था, जख्मी हुआ था, और लोगों को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं प्रशासन को काफी ज्यादा मेहनत और वक्त देना पड़ा था। तो जिस तरीके से संभल में ये हिंसा लगातार बार बार हमें देखने को मिल रही है, तो ये देखना और वो चेहरे चिन्हित करना यहाँ पे सरकार का काम बन जाता है और प्रशासन का काम बन जाता है कि ये जो चेहरे लगातार संभल में कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रहे हैं, इनको पकड़ना चाहिए, और जो सख्त से सख्त कानूनी दायरे में रह करके कार्यवाही इनके साथ करी जा सकती वो करी जानी चाहिए, ताकि ये एक उदाहरण बने। देखिए हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चला था, ऑपरेशन लंगड़ा के मद्देनजर यहाँ पे जितने भी हिस्ट्री शीटर थे, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स थे, उन्होंने खुद बखुद आके ऑपरेशन लंगड़ा के तहत चाहे अपराधियों को पकड़ने की बात हो या फिर चांगुर बाबा जैसे कई लोगों को पकड़कर गिरफ्त में करके ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने की बात हो, ये यूपी में हो रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है कि नूह जैसे इलाकों में भी जिस तरीके से धर्मांतरण के केस सामने आ रहे, वहां पर भी इस तरीके की अगर कानूनी कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि ये घटती आबादी का जो ग्राफ है वो कभी बढ़ता हुआ दिखे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।